अब इसी क्रम में बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे पादप जगत और जंतु जगत के लक्षणों में अंतर। ठीक है, पौधों और जंतुओं में जो मुख्य अंतर होते हैं बाह्य रूप में भी और आंतरिक रूप में भी, ये दोनों लक्षणों को हम अब पढ़ेंगे कैसे दोनों में अंतर है। ठीक है, तो एक एक लक्षण को हम लेते हैं और दोनों में कंपैरिजन करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो पहला हमारा लक्षण क्या हो गया? प्रचलन। प्रचलन मीन्स एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। तो पौधों में क्या होता है? प्रचलन एब्सेंट होता है, वो स्थिर रहते हैं एक ही स्थान पर। जबकि जंतु जगत में अपने भोजन की तलाश में और अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए प्रचलन होता है, पाया जाता है। दूसरा हमारा लक्षण क्या है? वृद्धि। वृद्धि मीन्स बढ़ना। तो पौधों में वृद्धि केवल वृद्धि क्षेत्र में ही होती है, यानी कि एक निश्चित स्थान पर होती है। इसका मतलब क्या हो गया कि पौधों में वृद्धि जो होती है वो पौधों में दो पार्ट्स आपको दिखाई पड़ते हैं। एक होता है भूमि के अंदर जड़ वाला हिस्सा और जो भूमि के ऊपर होता है तना, ठीक, जिसको हम जड़ तंत्र और प्ररोह तंत्र भी कहते हैं। तो जड़ में जो जड़ का अंतिम सिरा होता है वो स्थान कहलाता है जड़ का वृद्धि क्षेत्र। इसी तरह से प्ररोह का जो अंतिम सिरा होता है, सबसे ऊपर का पॉइंट होता है, एंड होता है, उसको हम कहते हैं उसका वृद्धि क्षेत्र। तो इसलिए ये कहा जा रहा है कि पौधों में वृद्धि केवल वृद्धि क्षेत्रों में ही होती है, यानी पूरा पौधा ऐसा नहीं है कि हर एक पौधा जो है वो दिखता तो आपको है कि हाँ लंबाई में धीरे धीरे छोटा पौधा बड़ा होता जा रहा है, लेकिन वो उसके जो वृद्धि के पॉइंट्स हैं वो केवल दो ही जगह पर पाए जाते हैं, यानी कि जड़ तंत्र के टिप पर, छोर पर, और इसी तरह से तने के छोर पर। ठीक है, और एक बात और भी है कि पौधों में वृद्धि असीमित समय पे तक होती है, यानी संपूर्ण जीवन काल में इनकी वृद्धि होती रहती है, जबकि जंतुओं में ऐसा नहीं होता। इनकी वृद्धि की एक समय सीमा निश्चित होती है। अब हम लोग आते हैं तीसरे पॉइंट पे, जो है पोषण। पोषण का मतलब क्या हुआ? भोजन को ग्रहण करना और उसके फलस्वरूप उससे हमें जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो पूरी प्रक्रिया कहलाती है पोषण। तो अब उस पोषण में पौधों में क्या है कि हरित लवक की उपस्थिति के कारण सभी पौधे नहीं, पौधे मुख्य रूप से अधिकांश पौधे स्वपोषी होते हैं, मतलब अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। जबकि जंतु क्या होते हैं? परपोषी होते हैं, मतलब कि इनको जो है भोजन दूसरे माध्यमों से प्राप्त करना पड़ता है और ये जटिल, ठोस या तरल भोज्य पदार्थों को अंतर्ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो मृतोपजीवी होते हैं या परजीवी होते हैं। तो ये इसके एक्सेप्शंस हैं, अपवाद हैं, यानी कि इनमें भी हरित लवक नहीं पाया जाएगा। ठीक है, मृतोपजीवी का मतलब क्या हुआ? ऐसे पौधे जो सड़े गले उस पे जीवों पर अपना जीवन बिताते हैं, उन पर आश्रित होते हैं। और परजीवी का मतलब क्या हुआ? जो जीवित जीवों पर अपना जीवन निर्वाह करते हैं, उनको हम परजीवी कहते हैं। फिर इसी के साथ कंपैरिजन में जंतुओं में भोजन का पाचन शरीर के भीतर होता है और इसके बाद पचे हुए भोजन का उपयोग होता है। जो कैसे उपयोग होता है? ऊर्जा के रूप में हम उसका उपयोग अपने बाकी के कामों में करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है उत्सर्जन। उत्सर्जन का मतलब क्या हुआ? जो भी अनावश्यक पदार्थ है, मतलब पाचन के उपरांत जो पदार्थ बच जाता है, जो हमारा शरीर नहीं एक्सेप्ट करता है, ग्रहण करता है, वो हमारे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। उसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? उत्सर्जन। ठीक, अब पौधों में क्या होता है कि जो नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ हैं वो बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में, यानी बहुत ही कम अमाउंट में बनते हैं और इनके पास कोई विशिष्ट उत्सर्जन का अंग नहीं पाया जाता।
है ना। पौधों में कोई अलग से ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम नहीं होता है कि वो अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकाले, ठीक। जबकि जंतुओं में क्या होता है कि उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप जो नाइट्रोजनी पदार्थ बनते हैं उनका शरीर से बाहर निष्कासन उत्सर्जी अंगों द्वारा होता है। उत्सर्जी अंग क्या क्या हैं? मानव के ही शरीर में आप उत्सर्जी अंग के रूप में आप पढ़ेंगे वृक्क, किडनी, ठीक है। किडनी के द्वारा किस तरह से जो तरल अपशिष्ट पदार्थ हैं वो बाहर निकाले जाते हैं, ठीक। इसी तरह से मलाशय है जिसके द्वारा मल के रूप में जो अपशिष्ट पदार्थ बाहर आता है, ये सब अंग हैं, उत्सर्जी अंग हैं हमारे। इसको आप आगे डिटेल में अगले कई आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे। अब हम आते हैं 5th पॉइंट पे, उत्तेजनशीलता। उत्तेजनशीलता का मतलब क्या हुआ कि बाहरी वातावरण के जो हमें उद्दीपन प्राप्त होते हैं उसके फलस्वरूप जो हमारी प्रतिक्रिया होती है उसी को हम क्या कहते हैं? उत्तेजनशीलता। अब पौधों में कोई विशेष संवेदी अंग नहीं पाया जाता है, मतलब कि अगर आप पौधे को काटते भी हो तो भी तो वो अपोज़ नहीं करता, विरोध नहीं करता है ना। मतलब ऐसा कोई उसमें दिखने वाला प्रत्यक्ष संवेदी अंग नहीं पाया जाता है। जबकि जंतुओं में क्या होता है कि संवेदनाओं को ग्रहण करने के लिए अंग पाए जाते हैं, जैसे आँख हो गई दृष्टि के लिए, है ना, नाक हो गई सूंघने के लिए, कान सुनने के लिए, है ना, और जीभ स्वाद के लिए, और आपकी स्किन त्वचा कई तरह के गर्मी, ठंडी, ताप, ये सब चीज़ों को ग्रहण करने के लिए, इन संवेदनाओं को ग्रहण करने के लिए अंग होते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट आता है 6ठा, कोशिका भित्ति। अब यहाँ पर पौधों में कोशिका भित्ति पाई जाती है जबकि जंतुओं में कोशिका भित्ति का अभाव होता है। कोशिका भित्ति का मतलब क्या है? मतलब भित्ति मीन्स दीवार या कवरिंग, ऐसे समझिए कि कोशिका के बाहर एक जो कवरिंग होती है ना, एक आवरण जो होता है उसको हम कहते हैं कोशिका भित्ति। तो वो पौधों में पाई जाती है जबकि जंतुओं में उसका अभाव होता है। फिर नेक्स्ट है संचित भोज्य पदार्थ। पौधों में संचित भोज्य पदार्थ मंड के रूप में पाया जाता है। मंड के रूप में पौधों में जो भोजन है, जैसे आलू आप खाते हैं, है ना, और शकरकंद है, ये सब क्या हैं? संचित भोजन। और भोजन किस रूप में संचित है? मंड के रूप में। जबकि जंतुओं में क्या है? भोजन किस रूप में संचित होता है? ग्लाइकोजन के रूप में, ठीक है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। पौधों के अंतर्गत या पादप जगत में हम जीवाणुओं को रखते हैं, कवक, लिवरवर्ट्स, मॉस, फर्न, पुष्पीय पादप। जबकि जंतुओं में जो मैंने अभी आपको कुछ संघों के नाम बताए थे, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, है ना, कृमि, कीट, केकड़ा, मेढक, पक्षी, स्तनधारी, ये सब आप लोगों ने पढ़ा है। मैमेलिया, हैं, उभयचर, सरीसृप, ये सब जंतुओं में आते हैं, ठीक है। तो बच्चों, ये तो आज हम लोगों ने देखा कि किस तरह से दो जगत में जो बांटा गया था, वर्गीकरण किया गया था, उसके आपने एग्जाम्पल्स पढ़े और उसमें क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, क्या अंतर होते हैं पौधों और जंतुओं में अलग अलग लक्षणों को ध्यान में रखते हुए, वो आपने पढ़ा। अब इसको आज के लिए बच्चों इतना ही। कल हम इसके आगे यानी 3 जगत वाला, फिर 4 जगत और अंत में 5 जगत वर्गीकरण पढ़ेंगे।